हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशी। और अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर DEET+V एंड CTET के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे EVS के इंपॉर्टेंट नोट्स को CTET पेपर 1 के लिए। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो हम नोट्स की सीरीज है हमारी, उसको 4th वीडियो है उसका, जिसमें कि हम आगे के पेजेस को कवर करेंगे। इससे पहले 3 वीडियोस में 15 पेजेस को हम कवर कर चुके हैं। 50 पेजेस का एक PDF है जिसको हमें 10 वीडियोस में खत्म करना है। तो ये 4th वीडियो है। 15 से 20 नंबर पेज तक आज हम करने वाले हैं। इसके साथ आगे बढ़ेंगे जैसे ही हम, ये कंप्लीट आपके लिए पैकेज है EVS सेक्शन का। कहीं और से कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन वीडियोस के बाद, इन 10 वीडियोस के बाद, जिसमें NCF हो, पेडागॉजी हो, EVS के लिए सबको कवर करेंगे हम। तो बढ़ते हैं आगे। 16th पेज से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। इसके अलावा लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपका कोई भी डाउट रहता है अगर किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक थी लास्ट वीडियो में, जो आपका 3rd पार्ट था, कि ये डायरेक्ट हमने ऐसे ही डिस्कस कर लिए थे, बट इसमें ये यहाँ पर एक पॉइंट था कि भाई मैच करने थे ये करेक्ट पेयर्स। तो आप ये एक बार देख लें कि जैसे मिल्क को, बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि आप किस फूड आइटम को कितने टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं, कौन सा तरीका अपना गए। तो मिल्क को आप बॉईल करके फ्रेश रख सकते हैं। इस तरह से जो ग्रीन ओरिएंडर है, धनिया जिसको आप कहते हैं, हरा धनिया, उसको आप एक क्लॉथ में, मतलब एक कपड़े में, गीले कपड़े में रख सकते हैं। इस तरह से ये मैच करने थे, तो इसको आप करेक्ट कर लें अगर किसी का रह गया था ये। 16th पेज नंबर फटाफट से चलेंगे। 16 to 20 पेज नंबर को कवर करेंगे आज। ये है 16th पेज नंबर। और सबसे पहली जो चीज़ है इसमें है वेलक्रो, जो आपका ये आप इस्तेमाल करते हैं, जो चिपकता है बेसिकली। आप चाहे आपके शूज़ हों, चाहे वो आपके फ्लोटर्स हों, यहाँ पर आप बहुत सारी जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं। बैग्स में ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। और इसको पढ़ते हैं ये कैसे बना। ये 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के एक व्यक्ति ने ये देखा, जब वो अपने डॉग को, अपने कुत्ते को घुमाने ले गए, सैर कराने ले गए, तो उन्होंने ये देखा, जब वो वहाँ से आए तो उनके डॉग के फर जो हैं होते हैं कुत्ते के, उसमें और उनके कपड़ों में कुछ सीड्स जो हैं वो चिपके हुए थे, स्टिक किए हुए थे। तो इस चीज़ से उन्होंने उन सीड्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, ये जांचा कि इनमें ऐसा क्या है जो ये कपड़ों में चिपक करके इतना बाहर रास्ते से और हमारे घर तक आ गए। तो ये चीज़ जब उन्होंने देखी तो उन्होंने पाया कि सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उनमें टाइनी हुक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हुक्स होते हैं, जिसके थ्रू वो अटक जाते हैं आपके कपड़ों में या जहाज पर भी, जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने स्टडी किया और एक वेलक्रो का निर्माण किया। वेलक्रो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी नॉर्मल यूज़फुल है लाइफ में। तो ये जो वेलक्रो है इसका इस्तेमाल किया, जिसको आज हम बैग्स में, बेल्ट्स में, शूज़ में इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसको किसने बनाया? तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में। और इसको आप कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये बेल्ट्स में और बैग्स, शूज़, इन सब में आप यूज़ करते हैं। बीज के आइडिया से आया है ये, जो सीड का आइडिया है स्टिक करने का, उस चीज़ को इन्होंने स्टडी किया माइक्रोस्कोप से और तब ये चीज़ निकाली। तो आप याद रखें कि जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनमें टाइनी हुक्स होते हैं, छोटे छोटे से हुक्स होते हैं। उसी के बेसिस पर ये वेलक्रो को डिज़ाइन किया गया और बनाया गया। आप पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, ये एक चैप्टर है NCERT में, वॉन्डरिंग सीड्स। वॉन्डरिंग सीड्स मतलब जो सीड्स हैं, जो ऐसे बीज जो इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं। तो जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ये क्या होते हैं? ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं, बहुत बढ़िया यात्री होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं, लोगों के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, पक्षियों के थ्रू। तो ये चीज़ें हैं। सीड्स हैज़ मैनी टाइनी हुक्स, ये बात हमने पढ़ी अभी कि जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अब कपड़ों से चिपक जाते हैं, या फिर जानवर या पक्षी के जो फर होते हैं उससे चिपक जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं और दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं या पानी के थ्रू बह जाते हैं। तो यही एक बात है। जैसे कि अगर एक और हम एग्जाम्पल लें तो सोयाबीन का जो पॉड होते हैं, वो जब राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो बस्ट हो जाते हैं और जो सीड्स होते हैं वो ज़मीन पर आसपास बिखर जाते हैं और फिर वो किसी भी माध्यम के थ्रू अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और जो सोयाबीन के पेड़ हैं, या मतलब जिस भी तरह से अलग अलग जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जिसके भी सीड इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, वो दूसरी जगह पर जाके जम जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से जो सब्जियां हैं हमारे देश में बहुत सारी, वो आई हैं अलग अलग कंट्री से,
या एक जगह से दूसरी जगह से सीड्स किस तरह से ट्रेवल करते हैं, यही कहानी है ये पूरी एनसीईआरटी में। तो ये ग्रीन चिलीज जो है आपकी हरी मिर्च, टोमेटो जो आपका टमाटर है, पोटैटो जो आपका आलू है, ये सारी चीज़ें इंडिया में ट्रेडर्स के द्वारा आई। कहाँ से? साउथ अमेरिका से। तो ये आप याद रखें, साउथ अमेरिका से हमने हरी मिर्च, टमाटर और आपका आलू, ये सारी चीज़ें साउथ अमेरिका से ट्रेवल की गई। इसके अलावा यूरोप से आपका क्या आया? कैबेज और पी आई, जो आपका वो बंद गोभी है, और इसके अलावा आपकी जो पी है बेसिकली, जो मटर के दाने हैं, वो सब कहाँ से आए? यूरोप से आए हैं। इसी हिसाब से अफ्रीका से आपकी कॉफ़ी बीन्स और ग्रीन भिंडी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, इस स्टोरी के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे फटाफट से। एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब ये एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें पानी की बात हुई है। तो आप ये जो टाइटल्स हैं इनको देख करके समझ सकते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर है और आपको कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो एक हेडिंग के अंदर इसीलिए नोट्स बनाए गए हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घाडीसर। घाडीसर करके एक नाम है किसी जगह का, और इसके बारे में बात की है जहाँ पर सर का मतलब सर कहो, सार कहो, घाडीसर जो है, घाडीसार नाम है जगह का। और जो SAR जो लास्ट वाला एक टर्म है सार, इसका मतलब होता है लेक। लेक मतलब जो आपकी झीलें होती हैं। और देयर वॉज द स्कूल ऑन द घाट, तो बात की जा रही है जो घाट होते हैं आपके, जहाँ पे नदी होती है या झील होती है, तो घाट के पास एक स्कूल था इस गांव में या इस जगह पे। और जैसलमेर की ये स्टोरी है। और एक सेकेंड, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई देयर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद अ सिंगल लेक। तो जैसलमेर की स्टोरी है घाडीसर की। सर का मतलब यहाँ पर लेक से है, और ये ऐसी लेक थी, यहाँ पर ऐसा घाट बना हुआ था जहाँ पे 9 लेक एक साथ थी, 9 लेक्स। और एक सिंगल टैप से या एक सिंगल लेक से पानी अगर आता है एक लेक में, एक झील में भी, तो बाकी की 9 जो झील हैं वो भर जाती थी, इस तरह से कनेक्टेड थी। तो ये एक स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जैसलमेर गेट वेरी लिटल रेनफॉल। तो जो जैसलमेर सिटी है उसमें क्या है, बहुत कम रेनफॉल होता है। राजस्थान में है ऑब्वियसली, तो रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश की बहुत कम चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है वंस इन अ ईयर और समटाइम्स नॉट इवन दैट। तो ये आप याद रख सकते हैं, जैसलमेर में एक साल में एक बार बारिश होती है और कई बार एक बार भी नहीं होती। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट है एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेटेड व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद वाटर, फॉर एग्जांपल इन उत्तराखंड। कुछ जगह जब पानी से लेक्स भर जाती हैं, झीलें पानी से भर जाती हैं, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं इस बात को। अगर एग्जांपल लें तो उत्तराखंड का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। और न्यू ब्रिज गोज टू बो टू द स्प्रिंग और द पोन्ड। तो जो नया ब्रिज है वो क्या होता है, एक तरह से इस चीज़ की खुशी वहाँ पर मनाई जाती है कि भाई जो लेक्स हैं आपकी, झीलें हैं, वो पानी से भरी हैं, तो बाकी जो जितने भी ब्रिज वगैरह हैं वो कर रहे हैं पॉन्ड्स को। नेक्स्ट है द रीजंस वाई पीपल वेल्स हैव ड्राइड अप। वाई वेल्स हैव ड्राइड अप, मतलब जो कुएं हैं आपके पानी के वो क्यों सूख गए हैं, इसका रीजन हम पढ़ेंगे। और ये पूछा भी जाता है आपसे क्वेश्चन में कि जो वाटर है, वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। के जो पानी है वो जमीन में से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है मोटर वगैरह का यूज करके, जिससे ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो कम हो रहा है और इसलिए कुएं सूख रहे हैं। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण है कि द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। ऐसी झीलें जिनमें आप रेन वाटर को, बारिश के पानी को जमा करते थे, अब वो झीलें बची ही नहीं है, वैनिश हो गई हैं। तो इसलिए जो ग्राउंड लेवल वाटर है, जो जमीन का नीचे पानी है, वो कम होता जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, आपकी जो वेल्स हैं, जो कुएं हैं पानी के, वो सूख गए हैं। नेक्स्ट है द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो आपका ट्रीज, जो आपकी सॉइल है, जो मिट्टी है आपके ट्रीज और पार्क के आसपास, जो पेड़ के आसपास जो मिट्टी होती है या पार्क में जो मिट्टी होती है, सब जगह पे क्या हुआ है, हमने सीमेंट बना दिया है, एक प्रॉपर रोड टाइप्स बना दिए, जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल में पानी पहुँच ही नहीं पाता, वो सीमेंट में ही रह जाता है। तो जो ग्राउंड लेवल वाटर है इसलिए भी कम हो रहा है। तो ये 3 रीज़न थे, इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है थिंक ओवर इट। एक छोटी सी कहानी है कि 1986 में क्या हुआ था, जोधपुर में बारिश नहीं हुई पूरे साल, और आसपास के एरिया में भी बारिश नहीं हुई। तो इसमें क्या हुआ, पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल। एक बावली पुराने टाइम पे बोलते थे, स्टेप वेल कुआं जो बनाया जाता है, उसमें लोगों को याद आया कि भाई हमारे गांव में एक ये भी है, इसको इस तरह से इस्तेमाल में लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पुराने स्टेप वेल को, एक पुरानी बावली को पानी की 200 ट्री ट्रंक्स और गार्बेज, उसको साफ किया कि भाई हम इसको इस्तेमाल में लेंगे पानी के लिए। तो जब उन्होंने उस बावली को, उस स्टेप वेल को साफ किया, तो उनको 200 ट्रक के बराबर का कचरा मिला उसमें से, इतना भरा हुआ था। और पीपल ऑफ द एरिया
कलेक्टेड मनी, इन लोगों ने जो आसपास के एरिया के लोग थे पैसे इकट्ठे किए और उस स्टेप वेल को साफ कराया, पानी यूज़ किया उसमें से, और फिर कुछ टाइम बाद जब उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हुई तो वो लोग भूल गए, जब बारिश आई तो वो लोग भूल गए कि हमारे गांव में हमारे आसपास एक बावली थी, एक स्टेप वेल था, तो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। कहने का मतलब ये है कि बावली जो होती है एक स्टेप वेल होती है, जो सीढ़ीदार कुआं आप मान सकते हो उसको, जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है, और हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं आज के टाइम पे क्योंकि हमें पानी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो पानी को ध्यान में रखा जाए, पानी की इंपॉर्टेंस को समझा जाए, यही ये कहानी बताती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे। थ्रू द आइज ऑफ अल-ब्रूनी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अल-ब्रूनी क्या है, अल-ब्रूनी के हिसाब से या अल-ब्रूनी की आंखों देखी। अल-ब्रूनी क्या है? 1000 साल से भी ज़्यादा पहले कोई ट्रैवलर थे, कोई यात्री आए इंडिया में जिसका नाम था अल-ब्रूनी। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि अल-ब्रूनी कौन था? तो अल-ब्रूनी एक क्या था? ट्रैवलर था, एक यात्री था जो 1000 साल पहले इंडिया में आया था देखने और इंडिया के ऊपर कुछ बातें लिखी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई जो अल-ब्रूनी है वो कहाँ से आया? तो अल-ब्रूनी आया उज्बेकिस्तान से। तो आप ये याद रखें, अल-ब्रूनी एक यात्री था, 1000 साल पहले आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, और अल-ब्रूनी ने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया इंडिया की चीज़ों को और नोट डाउन किया उनको, लिखा अपनी डायरी में या जो भी है वो यूज़ करते होंगे उस टाइम पे, और उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से दर्शाया कि भाई इस कंट्री में क्या चीज़ डिफरेंट है उज्बेकिस्तान जो उसकी खुद की कंट्री थी उससे। तो ये एक पार्ट है उनके लिखे हुए का, मतलब मीनिंग है बेसिकली, इंग्लिश में तो नहीं लिखा होगा। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, मतलब ये बताया इन्होंने कि इंडिया में किस तरह से लोगों का आर्किटेक्चर उस टाइम पे भी इतना बेस्ट था कि ये लोग पॉन्ड्स बनाते थे, बहुत स्किल्ड लोग थे, और इंडिया की बात हो रही है। और दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, जो ये क्या करते थे इंडिया के लोग अल-ब्रूनी की भाषा में, कि ये बड़ी बड़ी रॉक्स को, बड़ी बड़ी जो पत्थर थे उनको एक साथ पाइल अप करते थे, जोड़ते थे, और उनमें आयरन रॉड्स लगाते थे, जो लोहे की रॉड्स हैं, जिससे क्या करते थे एक चबूतरा बनाते थे जहाँ पर ये लोग बैठते थे। एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था जिससे कि लेक के अराउंड, जो झील के अराउंड बनता था, जहाँ पर बैठना और एक प्रॉपर घाट टाइप सी बना लेते थे। तो इंडिया के लोगों का आर्किटेक्चर 1000 साल पहले भी काफ़ी बेहतर था, स्किल्ड था, और क्या कहें उसको, फॉरवर्ड था। तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसमें एक और चीज़ हम यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं, टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल-ब्रूनी। तो अल-ब्रूनी एक यात्री था उज्बेकिस्तान से आया हुआ, जिसने इंडिया की हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसने जो लिखा, उसने जो नोट किया अपने पास, वो आज भी हमें हमारे सोर्सेस के तरह है, हमारे लिए काम आता है हिस्ट्री जानने के लिए। तो ये बातें कुछ आप याद रखें, कहानियाँ ही हैं बेसिकली, बट कहानियों के थ्रू हम ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलती हूँ। एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, अब वाटर के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं कि जो ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, जितने भी ओशियन हैं और सी हैं, समुद्र हैं, और ये क्या हैं आपके महासागर और समुद्र हैं, सॉल्टी वाटर होता है इनका, नमकीन पानी होता है। और द सॉल्टीएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन द डेड सी, सबसे ज़्यादा नमकीन पानी या सॉल्टीएस्ट वाटर कहाँ मिलता है? डेड सी में पाया जाता है। और अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इतना ज़्यादा सॉल्टी है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी है, सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक तक निकल आएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉल्टी है। इससे डेड सी से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट। ये सीधा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला, कि डेड सी के अंदर, ये पूछा जाएगा आपको, मृत सागर के अंदर लोग क्यों नहीं डूबते? इसलिए नहीं डूबते क्योंकि उसमें नमक की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, 1 लीटर में 300 ग्राम नमक तक निकल आता है, और इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने के कारण, सॉल्ट की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने के कारण पानी में लोग डूबते नहीं हैं, तैर जाते हैं सरफेस पे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर, और ये बातें आप याद रखें डेड सी से रिलेटेड और सी से रिलेटेड। दांडी मार्च आपने सुनी होगी, गांधी जी की एक यात्रा रही और नमक के ही रिगार्ड में थी ये, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो जो दांडी मार्च है, दांडी यात्रा है, वो 1930 में शुरू की गई इंडिया के इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होने से पहले ही। और फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। ये किस लिए की गई? ये इसलिए की गई दांडी यात्रा या दांडी मार्च कि भाई बहुत साल पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि एक लॉ बना दिया
कि लोग जो हैं वो नमक नहीं बनाएंगे अपने आप, नमक का जो निर्माण था वो नहीं करेंगे, और नमक बनाने पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स को भी लगा दिया गया। तो इसके अगेंस्ट में इस लॉ को ये लॉ नहीं मानने के लिए या अबाइड करने के लिए, बेसिकली अपोज करने के लिए गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया कि भाई बिना सॉल्ट के, अगर आप सॉल्ट नहीं बनाने दोगे तो सॉल्ट के बिना जिएंगे कैसे लोग। तो गांधी जी ने क्या कहा कि इसके प्रति बेसिकली गांधी जी ने अगेंस्ट इसके रिफॉर्म करने के लिए ये यात्रा की, और गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी सी शोर। मतलब कि गांधी जी ने यात्रा की कहाँ से कहाँ तक, अहमदाबाद से लेके दांडी का जो सागर का एक किनारा था वहाँ तक गुजरात में। तो आप ये याद रखें, दांडी यात्रा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दांडी जो एक जगह है, सी शोर है, समुद्र का किनारा है गुजरात के अंदर, वहाँ तक यात्रा की गई, वहाँ ये खत्म हुई अहमदाबाद से शुरू होके, इसलिए इसका नाम है दांडी यात्रा। ये प्रोटेस्ट था उस टाइम के लॉ के अगेंस्ट। तो ये चीज़ें आप याद रखें। 1930 में शुरू हुई थी, प्रोटेस्ट था नमक के रिगार्डिंग, क्योंकि नमक पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने, और अहमदाबाद से दांडी तक गुजरात में चली थी यात्रा, इसलिए इसको दांडी मार्च कहा गया। कुछ और क्वेश्चंस। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, ये भी एक चैप्टर है मच्छरों से रिलेटेड, कि जो मलेरिया है वो ठंड के साथ कपकपे के साथ आता है, जो मलेरिया बुखार है, मलेरिया फीवर है। और मेडिसिन फॉर मलेरिया बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, जो मेडिसिन है मलेरिया का, जो इलाज है, जो दवा है, वो किससे बनती है, सिनकोना ट्री के बार्क से बनती है। सिनकोना ट्री बेसिकली शैवाल ट्री बोलते हैं उसको हिंदी में, तो शैवाल ट्री की शाखा से बनाई जाती है जो आपका दवाई है मलेरिया के लिए। आयरन कैन बी फाउंड इन, जो आयरन है, जो बेसिकली आपको आयरन किन चीज़ों से मिलता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैगरी से, मतलब गुड़ से, आंवला से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, जितनी भी हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, इन सबसे आपको आयरन मिलता है, खून बढ़ता है इन सबसे आपका। फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स, जो फ्लाइज हैं, मक्खी मच्छर हैं, मक्खियां हैं बेसिकली, ये पेट से संबंधित परेशानियां खड़ी कर देती हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ये बात आप याद रखें। अलगई इज अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन। अलगई आपने देखा होगा, एक ग्रीन ग्रीन सी चीज़ें होती है जो पानी के ऊपर जम जाती है रेनी सीजन में। तो ज़्यादातर कब होती है अलगई जो प्लांट है, कब पैदा होता है, वो आपका रेनी सीजन के टाइम पे पैदा होता है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू अ मॉस्किटोज स्टोमक। भाई ऐसे साइंटिस्ट जिसने मॉस्किटो जो मच्छर है उसके पेट में झांक के देखा, रिसर्च की, रोनाल्ड रॉस हैं। और ये आप अच्छे से याद रख लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप D2+ भी क्यों ना देने जा रहे हो। रोनाल्ड रॉस ने पहली बार ये देखा कि जो मलेरिया है वो मच्छर की वजह से होता है, मच्छर के पेट में देखा, जर्म्स को कुछ झांका, और तब उन्हें पता चला। रोनाल्ड रॉस से पहले क्या होता था, लोग ये मानते थे कि जो मलेरिया एक डिजीज है, एक बीमारी है, वो एक बुरी हवा की वजह से होती है, बैड एयर की वजह से है, एयर पॉल्यूशन की वजह से है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ वन सेल्ड पैरासाइट, एक सिंगल सेल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, जो इसका रीजन है होने का। और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मतलब जो आपकी मच्छर है, एक मादा एनोफिलस मॉस्किटो, ये ब्राउनिश और स्पॉटेड विंग्स वाली दिखती है, मतलब कि ब्राउन दिखती है, और इस पे विंग्स पर जो इसके पर हैं उन पर स्पॉट्स होते हैं। तो याद रखें किसकी वजह से होता है मलेरिया, एक तो फीमेल एनोफिलस मच्छर की वजह से, इससे पहले लोग मानते थे कि भाई ये बुरी हवा की वजह से होता है, और रोनाल्ड रॉस ने इस चीज़ को स्टडी किया, मच्छर के पेट की स्टडी करके। ये कुछ बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी था। लास्ट पेज है आज के लिए। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एनीमिया एक बीमारी है जो आपकी खून की कमी से होती है, और दिल्ली स्कूल्स में ये 17 नवंबर 2007 को बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे ऐसे केस आए कि हज़ारों बच्चे बीमार हो गए MCD स्कूल्स में एनीमिया से। एनीमिया मतलब सफ़र कर रहे थे एनीमिया से, मतलब खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो फिजिकली भी वीक हो गए थे और मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्या होगा एनीमिया से, जब खून की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी, जो शारीरिक रूप से भी आप बीमार हो जाएंगे और दिमाग से भी आपको दिक्कत होने लगेगी, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं रहेगी। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, जो आपकी ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी बच्चों की, और उनके एनर्जी लेवल जो है लो रहेंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे ठीक से। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। और इसी वजह से क्या हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट कहें या गवर्नमेंट ने चेकअप्स स्टार्ट किए बच्चों के लिए स्कूल में। और आज के टाइम पर अगर आप जानते हैं तो स्कूल्स में हेल्थ कार्ड बनते हैं, बच्चों के टाइम टू टाइम चेकअप होते हैं, उनको कुछ आयरन वगैरह की टैबलेट्स भी दी जाती हैं ताकि उनका खून बनता रहे और एनीमिया के शिकार ना हो वो।
तो ये घटना कहाँ से शुरू हुई थी? 17 नवंबर 2007 से, जब बहुत हज़ारों की मात्रा में MCD स्कूल्स में दिल्ली में बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो गए थे, खून की कमी से। मेडिसिन क्या है मलेरिया के लिए? मलेरिया बीमारी को हमने जान लिया कि भाई मच्छर से होता है। रोलान रॉस बेसिकली नाम क्या था इनका, एक बार चेक करते हैं बहुत जल्दी से। रोनाल्ड रॉस ने इसको निकाला था कि मलेरिया का रीज़न क्या है, कॉज क्या है। इसमें बताया गया है कि भाई बहुत पुराने टाइम से ही वही सिनकोना ट्री जो है, शैवाल ट्री की जो शाखा है, उसकी मदद से उसको पीस करके उसकी शाखाओं को ये एक दवाई बनाई जाती है। उसकी बाक्स को पीस के एक दवाई बनाते हैं हम, जिसको इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट्स की फॉर्म में भी, और पेशेंट्स को दिया जाता है। मलेरिया के पेशेंट्स को हेल्पफुल होता है ये सिनकोना ट्री, शैवाल जो पेड़ है शैवाल का, उससे दवाइयाँ बनती हैं मलेरिया की। ये बातें आप याद रखें, हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 21 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत लंबी लंबी कहानियाँ थी, बट क्या कर सकते हैं, इसी तरह से समझना बेहतर है। और कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी आपका डाउट हो, और कुछ भी आपका कोई भी थॉट हो वो आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को भी शेयर करें उन लोगों के साथ जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और लाइक करें वीडियो, कमेंट करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।